हम बात करेंगे अपने सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो 3 फरवरी 2023 को हुआ था। डीपी की बात करते हैं, हमारे शिफ्ट 1 का है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज विद मच इजी अप टू अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दे आर स्पेशली रिस्पॉन्सिव टू environmental influences in that period. This period is known as dash period of डेवलपमेंट। यानी कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एक विशिष्ट अवधि होती है जिसमें बहुत अच्छे से बहुत आसानी से भाषा को सीख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस अवधि में वो उस उम्र में वो पर्यावरण प्रभावों के साथ अपनी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देते हैं। तो उसी अवधि को पूछा जा रहा है कि वो अवधि होती कौन सी है। ऑप्शन ए है सेंसिटिव होती है यानी कि संवेदनशील होती है। ऑप्शन बी है जोनल यानी कि क्षेत्रीय होती है। ऑप्शन सी है विशिष्ट यानी कि असामान्य अटिपिकल होती है। और चौथी होती है अप्रतिक्रियात्मक यानी कि नॉन रिस्पॉन्सिव। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सेंसिटिव, यानी कि ये कैसी होती है, ये संवेदनशील होती है, ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि बच्चे क्या होते हैं, समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत ही आसानी के साथ भाषा को यानी कि लैंग्वेज को सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरण प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स करते हैं। और इस अवधि को विकास की संवेदनशील जो अवधि है उसके रूप में हम जानते हैं। क्या कहते हैं कि ये अवधि है, ये उम्र है, ये जो वक्त होता है ये कैसा होता है, संवेदनशील होता है। संवेदनशील का मतलब होता है जब उसे संधि विच्छेद करें, 2 भागों में बांटे तो सम प्लस वेदना इफ शीलता, ठीक है, 3 शब्दों से बना है संवेदनशील। सम प्लस वेदना और प्लस शीलता। सम का अर्थ होता है समान, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा या फिर दुख, अर्थात समान पीड़ा का अनुभव करना ही संवेदनशीलता कहलाता है। इसके कई सारे लक्षण भी होते हैं जैसे कि संवेदनशील होने की अवस्था, गुण या भाव, दूसरे की अनुभूति से शीघ्र प्रभावित हो जाना, ग्रहण करने की शक्ति, भावुकता और भाव प्रवणता, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, उसका आंसर था। नेक्स्ट हमारा है कि एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? A mother noticed that one of her twins is progressing more quickly in learning to walk than the other. Which principle of development is associated with this variation in learning? यानी क्या था कि एक माँ थी जिसके कैसे बच्चे थे, जुड़वा बच्चे थे, यानी कि 2 बच्चे थे। उसने देखा कि एक बच्चा तो बहुत तेज़ी से चल रहा है दूसरे बच्चे की तुलना में, यानी कि दोनों जुड़वा हैं तो एक जैसा विकास हो ये संभव तो नहीं है, मतलब ऐसा आवश्यक तो नहीं हो सकता, एक जैसा हो सकता है एक जैसा ना हो, ठीक है। तो माँ ने देखा कि एक बच्चा है वो दूसरे की तुलना में बहुत अधिक तेज़ी से सीख रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत है? बच्चे जुड़वा होकर भी भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, उनमें भिन्न है विकास, तो उसमें है क्या? ऑप्शन ए है कि व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो अमोंग इंडिविजुअल्स। सेकेंड है हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है। डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज अमोंग एवरीवन। थर्ड है अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसीड एट डिफरेंट पेस अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। यानी कि एक तो हमारा ये है पहला कि व्यक्तियों में विकास कैसा होगा, सिर से स्टार्ट होगा और पैर तक होगा, इसीलिए भिन्न है। दूसरा कह रहा है कि विकास तो चरण दर चरण होगा, इसलिए भिन्न है। तीसरा है कि अलग अलग व्यक्ति होते हैं उसमें विकास अलग अलग गति से होता है, इसलिए भिन्न है। और चौथा है कि हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इन एवरीवन। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी कि अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग होता है। आपने देखा कि दो जुड़वे बच्चे थे, एक का विकास बहुत तेजी से हो रहा है दूसरे की तुलना में, तो इसका मतलब यही है कि जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं उसमें विकास कैसा होता है, अलग अलग गति से होता है। है वो जुड़वा लेकिन व्यक्ति को वो अलग अलग है ना, इसीलिए जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं उनमें अलग अलग विकास होता है, इसीलिए एक की तुलना में दूसरे में विकास बहुत ही अलग गति से हो रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से। यही कारण है। नेक्स्ट ऑप्शन हम थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि एक मैंने देखा कि एक जुड़वा बच्चे दूसरे की तुलना में बहुत अधिक तेजी से प्रगति कर रहे हैं। यह सिद्धांत अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग गति से विकास होता है उस पर निर्भर है, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। बच्चों में व्यक्तित्व विभेद होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि वंशानुक्रम हो गया, परिपक्वता हो गया, बुद्धि हो गई, वातावरण हो गया, लिंग भेद हो गया, स्वास्थ्य हो गया, वंशानुक्रम हो गया, ये सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन, यानी कि जो विकास है वो निम्न में से किस पर निर्भर है। ऑप्शन है अनुवांशिक प्रवृत्तियाँ, जेनेटिक डिस्पोजिशंस। ऑप्शन बी है सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। ऑप्शन सी है भौतिक वातावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट। तो हमारा ऑप्शन है कि केवल सी सही है। ऑप्शन बी है ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी है सेकंड और थर्ड सही है। ऑप्शन डी है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि इसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों के तीनों सही हैं, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी कि जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो विकास होता है, ये आनुवांशिक प्रवृत्तियों पर, जेनेटिक डिस्पोजिशंस पर, सामाजिक सांस्कृतिक जो हमारी प्रथाएं होती हैं, सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस इन पर, और भौतिक वातावरण होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट, इन तीनों पे डिपेंड करता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि आनुवांशिक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं, भौतिक वातावरण आदि विकास पर निर्भर होती हैं। इस प्रकार दिए गए सभी विकल्प बिल्कुल सही हैं, क्योंकि विकास का जो स्वरूप होता है, जो उसकी गति होती है, वो कई सारे कारकों को प्रभावित करती है। विकास की अलग अलग अवस्थाओं पर अलग अलग पक्षों के लिए इन कारकों की महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो रहती है। इन कारकों की वजह से ही वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में पर्याप्त परिवर्तन भी आ जाता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को ध्यान में रखकर बालकों का पूरी तरह से विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ और जो साधन होते हैं वो क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जीन पियाजे से देखो आ गया है। पिछला जो हमने 6 फरवरी को करवाया था और 4 फरवरी को, दोनों में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आए थे, और इस तरह अगर पूरे में देखें तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन आए थे। कम से कम 15 क्वेश्चन तो जीन पियाजे से पूछे गए थे, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस ना देखे हो तो देख लेना, और इसमें भी 2-3 तो क्वेश्चन आएंगे ही, यानी कि एक पेपर में कम से कम सारे सब्जेक्ट को मिला लें, 5 सब्जेक्ट को, तो 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं जीन पियाजे और वाइगोत्स्की से। तो अच्छे से उसे लर्न करके जाना, सीटेट में अच्छे नंबर लाने हैं तो। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज शुड अ टीचर गिव प्रॉब्लम्स टू सॉल्व रिक्वायरिंग शेरिएशन। यानी कि ये कह रहा है कि हमारी जीन पियाजे ने जो विकास की अवस्थाएं दी हैं, तो वो कौन सी अवस्था हो जिसमें क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न बालक को दिया जाए हल करने के लिए। तो पहली क्वेश्चन याद रखना कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है, ठीक है। और इसने कितनी अवस्थाएं दी हैं, तो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी दी है, संवेदीगामक दी है, पूर्व सक्रियात्मक दी है, मूर्त सक्रियात्मक दी है, जिसे हम अनौपचारिक सक्रियात्मक भी कहते, औपचारिक सक्रियात्मक दी है, जिसमें इस मूर्त को हम अनौपचारिक भी कह सकते हैं, और जो ये औपचारिक है फोर्थ वाला, इसको हम अमूर्त भी कह सकते हैं, ठीक है। याद नाम रखना है, इसके 2 नाम है दोनों के। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए है हमारा सेंसरी मोटर संवेदीगामक, ऑप्शन बी है प्री ऑपरेशनल पूर्व सक्रियात्मक, ऑप्शन सी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त सक्रियात्मक, और ऑप्शन डी है फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक सक्रियात्मक। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी।
कॉन्क्रीट ऑपरेशन यानी कि मूरत संक्रियात्मक, ठीक है। यानी कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के जो मूरत संक्रियात्मक थे, जिसे अनौपचारिक संक्रियात्मक भी कहते हैं, इसमें कहा था कि जो क्रमबद्धता होती है उसे संबंधित प्रश्न हल करने के लिए बच्चों को देना चाहिए। तो जीन पियाजे से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। कितनी अवस्थाएं दी इन्होंने? 4 अवस्थाएं दी। कौन कौन सी दी? पहली संवेदी गामक दी जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक दी जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी इन्होंने मूरत संक्रियात्मक दी जो 7 से 11 होती है। और चौथी औपचारिक दी जो 11 से अब यानी इससे ऊपर होती है। इसमें जो इन्होंने क्रमबद्धता वाली बात की है वो इन्होंने मूरत में की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाँ, चलिए एक्सप्लेनेशंस के माध्यम से और अच्छे से इसे समझ लेते हैं। देखो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इसे कितने भी क्वेश्चंस आप आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापकों को मूरत संक्रियात्मक अवस्था में जो क्रमबद्धता होती है उससे संबंधित प्रश्न हल करने के लिए हमें देना चाहिए, क्योंकि जो मूरत संक्रियात्मक है इस अवस्था के दौरान बालक के 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में निपुणता हासिल कर लेता है, जैसे कि विचारों की विलोमयिकता, संरक्षण, कंजर्वेशन, और थर्ड होता है क्रमबद्धता और पूर्णांश, ठीक है। कौन सी अवस्था में? तीसरी अवस्था है मूरत संक्रियात्मक, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। इसे हम अनौपचारिक अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा जो होता है विचारों की विलोमयिकता, संरक्षण, क्रमबद्धता को आसानी से सीख लेता है, ठीक है। वहीं जो मैंने अभी आपको बताया कि पियाजे के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी गामक 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूरत संक्रियात्मक जिसे अनौपचारिक संक्रियात्मक भी कहते हैं 7 से 11, और औपचारिक जिसे हम अमूर्त भी कहते हैं ये 11 से 15, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखो फिर से जीन पियाजे पूछ लिया। जीन पियाजे से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो अभी हमें टेलीग्राम पे होम एजुकेशन के नाम से फॉलो ना किया तो कर लीजिए। वहाँ हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्विजेस लेके आते हैं 15 नंबर की, 20 नंबर की, 25 नंबर की, तो वो हल किया कीजिए जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा। और नया हमारा कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और ये जो है इसके हम शॉर्ट्स वगैरह भी बना देंगे। कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? एज पर जीन पियाजे's थ्योरी, इंडिविजुअल्स स्ट्राइव टू अचीव द स्टेट ऑफ डैश थ्रू असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ऑप्शन बी है संतुलन, इक्विलिब्रेशन। ऑप्शन बी है असंतुलन, डिसइक्विलिब्रेशन। थर्ड है प्रत्यक्ष अवबोधन, और चौथा है भ्रम, मिसकंसेप्शंस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतुलन, ठीक है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति होता है वो आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से संतुलन स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। कौन सी स्थिति को? संतुलन स्थिति को। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से संतुलन जैसी जो स्थिति होती है उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। जन्म के समय बालक में देखने की, किसी भी एक चीज़ को छूने की, उसको पकड़ने की और चूसने की क्षमताएं होती हैं, लेकिन धीरे धीरे इन क्षमताओं पर आधारित उसकी स्वतः सहज क्रियाएं अधिक प्रभावशाली और संगठित हो जाती हैं। सिद्धांत जीन पियाजे की संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत आता है। क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो संतुलन जैसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बालक में कोई भी वो देखने में सक्षम होता है, छू भी लेता है, पकड़ भी लेता है, चूस भी लेता है, लेकिन धीरे धीरे उन क्षमताओं पर क्या होती है? स्वतः सहज क्रियाएं भी अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। तो ये कौन सी आता है? संवेदी गामक अवस्था में आता है, जो उनकी पहली अवस्था है। 0 से 2 वर्ष तक ये होती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं थी। ब्रूनर, ठीक है, इनके अनुसार कितनी थी? ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे ब्रूनर, तो इनके अनुसार थी संज्ञानात्मक कोग्निटिव डेवलपमेंट की 3 अवस्थाएं। पहली थी क्रियात्मक अवस्था, दूसरी थी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और तीसरी थी संकेतात्मक अवस्था, ठीक है, ये तीनों थी। नेक्स्ट है कि मनीषा, a 6-year-old boy, tends to see the world and the experience of other from his own viewpoint.
only and fails to consider others' viewpoints. There represents यानी कि 6 वर्षीय लड़का है मनीष। वह दुनिया को और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरे के जो दृष्टिकोण होते हैं उसको समझने में कैसा रहता है, असफल रहता है। एक किसका प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो मनीष है वो दुनियादारी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, ठीक है, और दूसरे के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता। यानी कि मैं जो कहता हूँ वही सही है, तुम जो कहते हो वो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वो असफल रहता है। तो ये किसका प्रतिनिधित्व करेगा? पहला है कंजर्वेशन यानी संरक्षण का, दूसरा है ईगोसेंट्रिज्म आत्मकेंद्रिकता का, तीसरा है रिवर्साइवल थिंकिंग प्रतिवर्ती चिंतन का, चौथा है साइंटिफिक रीजनिंग वैज्ञानिक तार्किकता का। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म आत्म केंद्रिकता का। यदि मनीष को दुनियादारी को समझ नहीं आती है, उसे सिर्फ अपना दृष्टिकोण समझ में आता है, तो ये आत्म केंद्रिकता यानी ईगोसेंट्रिज्म का प्रतिनिधित्व करेगा, याद रखना, ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म है। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि 6 वर्ष का है लड़का मनीष, 6 साल का है मनीष, और वो क्या कहता है, वो सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण को देखता है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता यानी असफल रहता है। तो ये आत्मकेंद्रिकता ईगोसेंट्रिज्म का प्रतिनिधित्व करेगा, क्योंकि दूसरे की जो भावनाएं और इच्छाएं होती हैं उनकी परवाह किए बिना सिर्फ अपने बारे में सोचना, ये आत्मकेंद्रिकता कहलाता है। और पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं उनके पास जो तर्क की मुख्य बाधाओं में से एकाग्रता भी शामिल है। दूसरों को बाहर करने के लिए स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति एक विशेष प्रकार का होता है केंद्रीकरण, और आत्मकेंद्रवाद शाब्दिक रूप से आत्मकेंद्रिकता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग एन इंडिविजुअल एट लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन ऑफ मोरल डेवलपमेंट विल बिलीव दैट, यानी कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास के कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत क्या होगा। मैंने आपको जो पिछले वीडियोस कराए थे उसमें भी लॉरेंस कोहलबर्ग आए थे, यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग से भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं। इन्होंने कौन सी व्यवस्था दी है, नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट की व्यवस्था दी है, और इनके अनुसार जो नैतिक विकास होता है उसकी कानून एवं व्यवस्था चरण है उसका क्या मत है। पहला है कि कानून और नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। लॉस एंड रूल्स मस्ट बी अवॉइड टू प्लीज अदर्स, यानी कि कानून नियम का पालन हम क्यों करें, क्योंकि हम अलग दूसरे व्यक्ति हैं उनको क्या रख सकें, प्रसन्न रख सकें, यानी कि खुश रख सकें। कि कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। लॉस एंड ऑर्डर्स ऑफ अथॉरिटीज मस्ट बी अवॉइड सो दैट सोशल सिस्टम इज मेंटेन, यानी कि हम कानून और अधिकारों को इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करें जिससे समाज की एक प्रणाली है वो आसानी से बनी रहे। थर्ड है कि लॉस एंड रूल्स मस्ट बी अवॉइड टू अवॉइड पनिशमेंट, यानी कि कानून और जो नियम होते हैं उनका पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए, यानी कि हम इसलिए पालन करें क्योंकि हमें दंड ना मिले। और चौथा है कि कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करें। लॉस एंड रूल्स मस्ट बी अवॉइड ओनली इफ दे फुलफिल आवर नीड्स। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस में से ही सबसे अच्छा हमारा ऑप्शन ये वाला है कि कानून और अधिकारियों का हम इसलिए पालन करें आज्ञा का, इससे समाज की एक प्रणाली है वो आसानी से चलती रहे, यानी आसानी से बनी रहे। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें दंड से बचना है, इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करना है। सबसे अच्छा हमारी ये ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशंस भी है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास के कानून और व्यवस्था के चरण में है उसका यह मानना है कि कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे समाज में जो प्रणाली है वो आसानी से चलती रहे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के द्वारा जो नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट था इसके विचारों को 3 स्तरों में प्रस्तुत किया था। मैंने उसे आपको पहले वाला बताया था। इसमें 10 से 16 वर्ष की आयु के बालकों के सामने कहानियों के रूप में नैतिक दुविधाओं को प्रस्तुत किया गया और उन दुविधाओं पर आधारित साक्षात्कार भी लिए गए। इसके 3 स्तर हैं। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा है
उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ये भी लेव वाइगोत्स्की से है कि लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज गिवन बाय लेव वाइगोत्स्की। इसमें से एक सिद्धांत है जो लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। ऑप्शन ए है कि नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी है व्यक्तित्व विकास का मनोवेगी सिद्धांत, साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और ऑप्शन डी है लगाव का विकासात्मक सिद्धांत, यानी कि डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ अटैचमेंट। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेव वाइगोत्स्की ने किसकी बात की है? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात की है। और इन्होंने जेडपीडी यानी जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया है। स्केफोल्डिंग यानी कि पाड़ और ढांचा, और मोर नॉलेजेबल यानी अधिक जानकारी की भी बात की है, ये भी याद रखना। एक्सप्लेनेशन भी है कि लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया है। ये सोवियत संघ रूस के थे मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मानव के सांस्कृतिक और जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान कहा जाता है। वाइगोत्स्की ने शिक्षक के रूप में अनुभव के दौरान यह जाना कि बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं उनका जो वास्तविक स्तर होता है उससे वो थोड़ा जाकर उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो सोल्व कर सकते हैं, यदि हम उन्हें क्या दें, थोड़ा सा निर्देश दें। ठीक है, यानी कि पाड़ ढांचे की इन्होंने बात की है। इन्होंने इस स्तर को संभावित विकास कहा है। क्या कहा है? संभावित विकास। बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच के अंतर क्षेत्र को इन्होंने निकटतम विकास का क्षेत्र कहा है। नेक्स्ट है, आ स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ गिवन क्वेश्चन एज पर लेव वाइगोत्स्की। इन दिस सिचुएशन अ टीचर शुड, यानी कि एक विद्यार्थी जो दिया गया प्रश्न होता है उसको हल करने में कैसा फील कर रहा है? चुनौती बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है। यदि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? मतलब आप एक टीचर हैं, आपने एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही चुनौती फील कर रहे हैं, बहुत ही डिफिकल्टीज फील कर रहे हैं। तो एक टीचर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है कि विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करते रहना देना चाहिए। इग्नोर द स्टूडेंट एंड लेट हिम स्ट्रगल अलोन। बिल्कुल गलत बात है। अनदेखा हमें कभी बच्चे को नहीं करना चाहिए। ठीक है, अकेले क्यों बच्चों को संघर्ष करने देंगे? नेक्स्ट है कि विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। गिव हिंट्स एंड क्लूज टू स्टूडेंट रिगार्डिंग नेक्स्ट मूव। नेक्स्ट हमारा है कि सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। टेल द करेक्ट आंसर इमीजिएटली, नहीं हमें तुरंत उसे इमीजिएटली आंसर नहीं देना चाहिए, फिर वो कुछ क्या कर पाएगा, फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएगा वो। और चौथा है कि सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना चाहिए। पनिश द स्टूडेंट फॉर नॉट बीइंग एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ये भी गलत है। हमें दंड उसे देना नहीं चाहिए, दंडित आ गया नेगेटिव में चला जाएगा। सीधे तौर पर नहीं बताना चाहिए, अकेले संघर्ष करने के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। तो हमें टीचर होने के नाते सबसे अच्छा ये कर सकते हैं कि विद्यार्थी को अगले कदम के लिए हम उन्हें संकेत और इशारे जो हैं वो दे सकते हैं। विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? अगला कदम बढ़ाने के लिए संकेत और इशारे देने चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि एक विद्यार्थी दिए गए जो प्रश्न होते हैं उनको हल करने में चुनौती को महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापक होने के नाते आपका अगला कदम ये होगा कि आपको क्या करना चाहिए, उसे संकेत और इशारे करने चाहिए। मतलब कुछ संकेत और इशारे दे देने चाहिए जिसमें वो चुनौती महसूस कर रहा है उसे निपट सके। इस सिद्धांत के अनुसार जो बाहरी वातावरण है उसमें स्थित सहयोगी होता है। विभिन्न व्यक्तियों और वातावरण जैसे कि वस्तुएं हैं, औजार हैं, किताबें हैं, इन सब से होता है। मतलब एक हिसाब से आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, इसके फोल्डिंग वगैरह ये होती है कि अगर बच्चा यहाँ पे पहुँचना चाहता है और वो यहाँ तक पहुँच गया है, अगर टीचर उसकी यहाँ पे थोड़ी हेल्प कर भी देगा तो आसानी से वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, पूरी हेल्प तो कर नहीं रहा है, थोड़ी सी तो कर रहा है, तो वही कर देनी चाहिए। एक टीचर होने के आप नाते आपको, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फील कर रहा है। नेक्स्ट है कि
एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम स्टूडेंट्स फोकस शुड बी ऑन, यानी कि एक प्रगतिशील क्लासरूम चल रही है तो विद्यार्थी किस ओर केंद्रित हों? ऑप्शन ए है कि अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर, कॉम्पिटेटिव विद देयर पेयर्स, गलत है, प्रतिस्पर्धा को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दूसरा है जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु रोट मेमोराइजिंग एज मच एज पॉसिबल, ये भी गलत है, रोट मेमोराइजेशन को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। थर्ड है मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर, बिनिंग टेंगिबल रिवॉर्ड सच एज ट्रॉफी, नहीं, मूर्त पुरस्कार के लिए भी नहीं। चौथा हमारा है सक्रिय भागीदारी ज्ञान सृजन की ओर, कंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज विद एक्टिव पार्टिसिपेशन, सही आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सृजन की ओर क्या होना चाहिए? केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना है, रोड मेमोराइजेशन करनी नहीं है, जो पुरस्कार वगैरह है वो भी हमारे नेगेटिव में जाएंगे लेकिन सक्रिय भागीदारी पॉजिटिव में जाएगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी है कि एक प्रगतिशील कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें सक्रिय भागीदारी के द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, सक्रिय भागीदारी किसकी ओर केंद्रित होना चाहिए? ज्ञान को अर्जित करने के लिए केंद्रित होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वो वर्तमान अनुभव में निहित होती है। अधिकांश प्रगतिशील कक्षा में कई सारे गुण होते हैं जैसे कि करके समाधान तथा आलोचनात्मक सोच पर बल देगा, समाज में जो जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र के लिए शिक्षा होगी, सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षण परियोजनाएं होंगी, समूह कार्य, सामाजिक कौशलों का विकास होगा और रटे रटाए ज्ञान के बजाय समझदारी और क्रिया को शिक्षा का लक्ष्य माना जाएगा। ठीक है, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? हम करके समाधान आलोचनात्मक सोच पर बल दें, समाज में जो जिम्मेदारियां और लोकतंत्र है उसके लिए शिक्षा करें, सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षण की परियोजनाएं हों, समूह में कार्य होगा, सामाजिक कौशल होंगे और रटे रटाए ज्ञान के बजाय समझदारी से और क्रिया को शिक्षा का लक्ष्य माना जाएगा। ये सब होती हैं। नेक्स्ट है कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में कौन सा शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंसेस पर्पस्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर? ऑप्शन ए भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी है भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी है स्थानिक बुद्धि, स्पैटिकल इंटेलिजेंस, ऑप्शन डी है संगीत बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि भावनात्मक बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित जो बहुबुद्धि होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, उसमें भावनात्मक बुद्धि शामिल नहीं है, जबकि भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि और संगीत बुद्धि ये तीनों शामिल हैं। जो हार्वर्ड गार्डनर थे इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुभाषी बुद्धि की बात की थी। इसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है इनकी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में। ठीक है, देखो इसमें बताया भी गया है कि भावनात्मक बुद्धि नहीं शामिल है। इसने 8 प्रकार की बुद्धि बताई हैं। इसने अंतःव्यक्तित्व बुद्धि, भाषाई बुद्धि, देशी बुद्धि या स्थानिक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, प्रगतिवादी बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के बारे में बात की है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनकी 8 बुद्धियाँ कौन कौन सी हैं? अंतःव्यक्तित्व बुद्धि, भाषा वाली बुद्धि, देशी बुद्धि और स्थानिक बुद्धि, गणित वाली बुद्धि, संगीत वाली बुद्धि, शारीरिक वाली, प्रगतिवादी और अंतर्व्यक्तित्व वाली। ठीक है, इसमें भावात्मक बुद्धि को शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट हमारा असर्शन वाला है और रीजन वाला है, यानी अभिकथन और कारण है। हमारा अभिकथन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ऑल चिल्ड्रंस अप टू द 5th स्टैंडर्ड शुड बी गिवन एजुकेशन इन देयर मदर टंग, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है कि 2020 के अनुसार 5वीं तक के जितने भी बच्चे हैं उन्हें किसमें शिक्षा देनी चाहिए? मातृभाषा में। लेकिन रीज़न है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में जो सार्थक अवधारणाएं होती हैं उनको अधिक तेजी से सीखते भी हैं और समझते भी हैं, यानी कि यंग चिल्ड्रंस लर्न एंड अंडरस्टैंड मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट्स मोर क्विकली इन देयर मदर टंग। तो इसमें चूज हमें करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ये और दोनों सही तो है पर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सेकंड है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ये और दोनों सही है लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है
पहला, ठीक है, देखो इसने एक आपसे गलती कर दी है। इसमें नोट लगा दिया है लेकिन यहाँ पे नहीं लगाया है, और यहाँ पे देखो इसने नहीं लगाया और यहाँ पे लगा दिया है। तो फिर थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में तो कन्फ्यूजिंग हो गया, पूरा का पूरा आंसर ही बदल गया। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और उसमें हिंदी वाला आएगा कि ए और दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। हिंदी वाला हमारा बिल्कुल सही है। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी जो मातृभाषा होती है, मदर लैंग्वेज, उसमें शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाएं होते हैं, उनको बहुत तेजी से सीखते भी हैं और समझते भी हैं। इस तरह से ये और दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे जो मुद्दे होते हैं उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व प्रमुख थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति वाली रिपोर्ट पर आधारित थी, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्रता की तीसरी शिक्षा नीति थी। कितनी शिक्षा नीति आ चुकी है? 3। पहली आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में। वही जो 68 है उसको उल्टा कर दो, 86 कर दो, और फिर 2020 में, ठीक है। ये नई शिक्षा नीति 2020 में शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाउ शुड अ टीचर डील विद जेंडर स्टीरियोटाइप्स प्रीवलेंट अमोंग स्टूडेंट्स, यानी कि जो अध्यापक है उसको विद्यार्थियों में प्रचलित जो जेंडर रूढ़िवाद हैं उनसे किस प्रकार निपटना चाहिए। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाएं होती हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, प्रमोट जेंडर टिपिकल रोल्स अमोंग स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी है, वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दें, प्रेजेंट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स विच काउंटर स्टीरियोटाइप्स। ऑप्शन सी है कि विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए, प्रैक्टिस सेम जेंडर बेस्ड ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स। और चौथा है, कक्षा में जेंडर पर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करनी चाहिए, अवॉइड डिस्कशंस अराउंड जेंडर इशूज इन द क्लासरूम। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करना चाहिए कि हम जेंडर वाले मुद्दे ही हटा दें, ना तो हमें एक समान जेंडरधारी समूह बनाने चाहिए। हम सबसे अच्छा ये कर सकते हैं कि उन्हें वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं जो रूढ़िवादिता को क्या देते हो, चुनौती देते हो। जैसे घर में खाने हैं लड़कियां बनाएंगी, बाहर जाकर काम लड़के करेंगी, तो एक जेंडर रूढ़िवादिता चल ही आ रही है। पर हमको उदाहरण दे सकते हैं कि देखो बहुत सारे शेफ्स हैं वो खाना भी बनाते हैं, और बहुत सारी जो फीमेल है वो बाहर जाकर वर्क करती हैं, और जो घर पे हैं वो जो हमारे हस्बैंड्स वगैरह वो भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे उदाहरण दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन भी है कि जो एक टीचर है उसको विद्यार्थियों में प्रचलित जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको निपटने के लिए वास्तविक जीवन से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, ठीक है, जो कि जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देते हों। एंड जेंडर रूढ़िवादिता एक तरह से जो होती है वो पितृसत्ता होती है, यानी कि पिता जो है वो सारे काम करेगा और जो मम्मी होंगी वो कुछ नहीं करेंगी, बस घर पे खाना बनाएंगी, तो देनी चाहिए। नेक्स्ट है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। इन अ मल्टीकल्चरल क्लासरूम अ टीचर शुड, ऑप्शन ए है कि केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, प्रमोट कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप ओनली। ऑप्शन बी है कि केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, प्रमोट कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स ओनली। देखो ओनली लग गया इसमें भी। थर्ड है कि प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मकता प्रस्तुत करनी चाहिए, निगेटिवली प्रेजेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, respect individual differences of students in terms of their socio-cultural experience। देखो सबसे अच्छा में यही चौथा वाला मिल गया है कि विद्यार्थियों के जो सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव हैं उनके संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक जो हैं उनको विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं उनका सम्मान करना चाहिए। बहुसांस्कृतिक शिक्षा के कई सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे कि अध्यापकों द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उनको विकसित करने में एक अभिकर्ता की हमें भूमिका प्रदान करनी चाहिए। वहीं विद्यार्थियों को ज्ञान के संवर्धन में, मूल्यों में और योग्यताओं को अथवा क्षमताओं को विकसित करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए योगदान
ध्यान देना चाहिए। सामाजिक न्याय और समानता की जो भावना है उसको विकसित करना चाहिए। अपने मार्ग से विचले जो छात्र हैं उनको दिशा प्रदान करना और उन्हें प्रोन्नति के मार्ग पर लाना और विभिन्न जो संस्कृतियाँ होती हैं उनकी शिक्षा प्रदान करने में सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है कि व्हेन असेसमेंट इज डन फॉर स्टूडेंट्स comprehension and understanding of a skill or lesson during the learning and teaching process if it refers to यानी कि जब आकलन जो है वो विद्यार्थियों की किसी कौशल संबंधी बोध में और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तो इसे हम कहते क्या हैं। ऑप्शन ए है कि अधिगम के लिए आकलन कहेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑप्शन बी है अधिगम का आकलन कहेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑप्शन सी की सतत मूल्यांकन कहेंगे नॉन कंटिन्यूस एवोल्यूशन। चौथा है कि युगात्मक मूल्यांकन कहेंगे समेटिव एवोल्यूशन। एवोल्यूशन से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग कहेंगे। हमारे एक्सप्लेनेशन से कि जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तो इसे हम अधिगम के लिए आकलन कहेंगे। इसकी कई सारी विशेषताएं होती है कि जब कोई शिक्षक कोई प्रकरण पढ़ा रहे होते हैं तो प्रकरण के बीच बीच में बच्चों से प्रश्न के माध्यम से हम आकलन करते हैं जिससे बच्चे की समझने का स्तर और जो कठिनाई होती है वो पता चलती है। यानी कि बीच बीच में हम बच्चे से प्रश्न पूछते रहेंगे जिससे पता चले कि बच्चे कहाँ पे डिफिकल्टीज पूछ कर रहे हैं फील और कहाँ पे उन्हें पता चल रहा है। साथ ही इसे रचनात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रचनात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन भी हम कह सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर अचीविंग देयर ऑफ वेरिएशन इन देयर एबिलिटीज इज अ की ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासरूम। यानी कि एक क्लासरूम में अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी हैं और उनकी भिन्नताएं भी अलग अलग क्योंकि सबकी योग्यताएं एबिलिटीज अलग अलग होती हैं फिर भी उनमें जो कुछ गुण हैं वो उनकी संभावना है उनको प्राप्त करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए हम कैसे प्रकार की क्लासरूम का प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड। ऑप्शन बी है समावेशी इंक्लूसिव। ऑप्शन सी है विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन। ऑप्शन डी है अप्रगतिशील यानी कि नॉन प्रोग्रेसिव। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी समावेशी। ठीक है, इंक्लूसिव हम उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन प्रदान कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे एक ही साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण करते हैं बिना किसी भेदभाव के। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि सभी विद्यार्थियों को यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी योग्यताओं में अलग अलग भिन्नता होने के बावजूद भी हम संभाव्य गुणों की प्राप्ति करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान कर सकते हैं और इसके लिए हमारा मुख्य उद्देश्य होता है उन्हें समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा में जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनके साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है। एयरसेल ने भी कहा है, एक के हमारे थे एयरसेल, उन्होंने कहा था कि समावेशी शिक्षा की सहायता से सभी विद्यार्थी योग्यता, लिंग, जाति, भाषा, बुद्धि, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, विकलांगता आदि स्थितियों में किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव के बिना ही पूरे आत्मविश्वास के साथ शिक्षा यानी कि एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए टू cater to children from disadvantaged background a teacher should। ऑप्शन ए है कि उन्हें ढेर सारा लिखित काम दे दें, गिव देम ए लॉट ऑफ रिटर्न वर्क यानी कि एक वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे आए हैं उन्हें हमें संबोधित करना तो उन्हें रिटर्न वर्क दे दें। गलत होगा, ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए। सेकंड है कि उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। फाइंड आउट मोर अबाउट देयर कॉन्टेक्स्ट एंड इन्वॉल्व देम इन क्लास डिस्कशन। हाँ, ये तो सही लग रहा है, पर नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड है कि उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं, मेक देम सिट सेपरेटली इन द क्लास। गलत, कक्षा में अलग थलग बच्चों को नहीं
करना चाहिए। चौथा है कि उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। इग्नोर देम एज दे कैन नॉट इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स, ये भी गलत है। आपने अभी तक हमारी बाकी से टेट की क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता चल गया होगा कि नेगेटिव को हटाना है। ढेर सारा लिखित काम दें, आप खुद पर रख के देखिए, आपको ढेर सारा लिखित काम देंगे तो अच्छा रहेगा? नहीं। अलग थलग कर दें, अलग बैठाएं, ये भी नहीं होगा। अनदेखा करें तो ये भी नहीं होगा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा की जो चर्चा होती है उसमें क्या करें, शामिल करें। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए, ऐसे बच्चे जो वंचित पृष्ठभूमि से आ रहे हैं उन्हें संबोधित करने के लिए एक शिक्षक हेतु उनके संदर्भ के बारे में और जानने का हम प्रयास कर सकते हैं। उन्हें कक्षा की चर्चा में शामिल करने जैसे उद्देश्य निहित होने चाहिए। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उन्हें क्लासरूम में हम पार्टिसिपेट करा सकते हैं, मतलब उन्हें शामिल कर सकते हैं। वंचित पृष्ठभूमि के वे छात्र होते हैं जिनके पास समपत्र छात्रों की तुलना में पर्याप्त संसाधन नहीं होते, यानी कि वो बच्चे जिनके पास भी पर्याप्त संसाधन नहीं होते जो बाकी बच्चों के पास होते हैं, इसीलिए उन्हें वंचित समूह का कहा जाता है कि वो वंचित होते हैं। छात्रों के इन समूहों के साथ जाति के आधार पर, कि उनकी जाति अलग है, उनके रंग के आधार पर और आर्थिक स्थिति के आधार पर क्या किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और इस तरह की धारणाएं छात्रों के आत्मविश्वास पर और नकारात्मक प्रभाव डाल देती हैं। मतलब उनकी जाति, रंग और आर्थिक स्थिति, मतलब पैसों से संबंधित स्थिति के आधार पर जब उनसे भेदभाव किया जाएगा तो वो उन्हें नकारात्मक प्रभाव तो डालेगा ही, साथ ही उनके आत्मविश्वास में भी इफेक्ट करेगा। ये उनके भविष्य की शैक्षणिक सफलता में भी बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वो उनके साथ अच्छा सा व्यवहार करें और बाकी बच्चों के साथ उन्हें शामिल करें, ठीक है, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसएबिलिटी इम्पैक्ट्स एन इंडिविजुअल एबिलिटी ऑफ बैलेंस, मैनुअल डेक्सटेरिटी एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अध्ययन आसक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को इफेक्ट करती हैं, यानी कि प्रभावित करती हैं। ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया यानी पठल वैकल्य, ऑप्शन बी है डिसकैलकुलिया गुणज वैकल्य, ऑप्शन सी है डायस्फेसिया यानी कि भाषा वैकल्य और ऑप्शन डी है डायस्प्रेक्सिया यानी गति समन्वय वैकल्य। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, गति समन्वय वैकल्य। अधिगम आसक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन में, शारीरिक निपुणता में और हाथ आंख सामंजस्य की जो क्षमता को प्रभावित करे उसे गति समन्वय वैकल्य कहते हैं। पठन वैकल्य डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होती है, गुणज वैकल्य जो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन वगैरह होती है उससे होती है, भाषा हमारी लैंग्वेज से होती है। लेकिन इसने हमसे पूछा क्या था, पूछा था कि संतुलन में, शारीरिक निपुणता में और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता, तो वो गति समन्वय वैकल्य होगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी है कि अधिगम आसक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता गति समन्वय वैकल्य को प्रभावित करती है, यानी कि इफेक्ट करती है। कुछ पठन संबंधी विकार इस प्रकार हैं, जैसे कि जो डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ने से संबंधित क्षमता होती है, मतलब कोई बच्चा पढ़ने में प्रॉब्लम्स फील करता है, जैसे तारे जमीन पर ईशान अवस्थित था, वो जो था लेटर्स उसे उल्टा उल्टा देखता था तो वो डिसलेक्सिया था। वहीं जो डिसकैलकुलिया होता है गणित संबंधी सीखने में अक्षमता होती है, यानी मैथमेटिक्स सही से समझ नहीं आती, वो गुणा भाग करने में असमर्थ होता है। वहीं जो डिसग्राफिया होता है ये लेखन से संबंधित है, ग्राफ मतलब लेखन, तो लेखन से संबंधित क्षमता होती है, और अफेजिया जो होती है भाषा से संबंधित क्षमता होती है, ठीक है। अक्षमता और विकलांगता जो होती है वो पर्याप्त शक्ति, क्षमता और शारीरिक और मानसिक क्षमता की कमी होती है, विशेष रूप से जो किसी व्यक्ति को दैनिक कार्य को करने में या फिर घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने में, समाज की गतिविधियों में संलग्न होने से उन्हें रोक देती है, उसे कहते हैं हम यही। नेक्स्ट हमारा है कि विच आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टूडेंट विद ऑटिज्म आर लाइकली टू हैव, यानी कि स्वलीनताएं ऑटिज्म से जूझते विद्यार्थी हैं उनके पहचान के लिए किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है। ऑप्शन ए है संप्रेषण में उन्हें कठिनाई होती है, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, ऑप्शन बी है कि वे सभी के साथ अंतःक्रिया करने की उनकी इच्छा होती है, हाई आर्गू टू इंटरेक्ट विद ऑल, ऑप्शन सी है कि बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर होता है, वेरी लो IQ लेवल्स, ऑप्शन डी है कि उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल होता है, एडवांस सोशल स्किल्स। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संप्रेषण में कठिनाई। ठीक है, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, जो संवलीनता होती है, जो ऑटिज्म होती है, उनसे विद्यार्थी इधर जूझ रहे हैं तो उनके अंदर संप्रेषण में कठिनाई होती है। ठीक है, वो अच्छे से सबके साथ संप्रेषण नहीं कर पाते। एक्सप्लेनेशन भी है कि संवलीनता, ऑटिज्म से जूझ रहा विद्यार्थी, उसमें संप्रेषण संबंधी कठिनाई की संभावना बहुत अधिक रहती है। संवलीनता जो होती है वो मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार होता है, जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार में और संपर्क को क्या करता है, इफेक्ट करता है। हिंदी में इसे आत्मविमोह और स्वप्रणयता हम कह सकते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति जो होता है वो सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है। इसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं, जैसे कि मस्तिष्क की गतिविधियों में असामान्यता होती है, जन्म से पहले बच्चे का विकास सही रूप से नहीं हो पाता है और ये मस्तिष्क के कई भाग होते हैं, इनको क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो याद रखना इसके कुछ प्रकार मुख्य हैं, कौन कौन से हैं। ये होता है कि मस्तिष्क की जो गतिविधियां होती है वो असामान्य सी हो जाती हैं, जन्म से पहले बच्चे को जो विकास होता है वो सही रूप से नहीं होता है, और ये मस्तिष्क के हमारे कई भाग होते हैं उनको भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद क्रिएटिविटी, यानी कि कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है। पहला तो है हमारा है जिज्ञासा की प्रबल भावना, यानी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। दूसरा है अभिसारी सोच, यानी कॉन्वर्गेंट थिंकिंग। तीसरा है उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। और चौथा है नवाचारी अनूठे विचार, नोवल इनोवेटिव आइडियाज। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिसारी सोच, यानी कि कॉन्वर्गेंट थिंकिंग। ठीक है, सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता यही नहीं है, जबकि जिज्ञासा बहुत ज़्यादा उसके अंदर होती है, ये तो हमारा सृजनात्मक विद्यार्थी होता है। उच्च स्तरीय उसके अंदर होती है समस्या को समाधान करने का कौशल, ये भी होता है। नवाचारी अनूठे, उसके अंदर नए नए विचार होते हैं जो कि अनोखे होते हैं, ये भी होता है। लेकिन ये अभिसारी सोच ये नहीं होता है हमारा सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि जो है वो सृजनात्मक विद्यार्थी की विशेषता नहीं होती है, जबकि जिज्ञासा की प्रबल भावना, उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, नवाचारी अनूठे विचार, ये सब सृजनात्मक विद्यार्थी की विशेषताएं हैं। अन्य महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हैं जैसे कि आलोचनात्मक चिंतन और सृजन में विश्वास होना, अनुसंधान की प्रवृत्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रमाणिक तथ्यों का संकलन। जो प्रोफेसर एस.के. दुबे थे, इनके द्वारा सृजनात्मक चिंतन से हासिल होता है उन कार्यों से जिनके माध्यम से नए नए विचार, वस्तुओं या व्यवस्थाओं को सृजित करते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट एजुकेशन शुड बी। ऑप्शन ए है कि पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक कंटेंट। गलत, क्योंकि क्या होता है कि लिमिटेड नहीं करनी चाहिए हमें विषय वस्तु को, बिल्कुल भी नहीं, वो भी पाठ्य पुस्तक तक, तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, ये भी गलत है। थर्ड है कि विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए, डायरेक्टेड टू इंकरेज कॉम्पिटिशन अमोंग स्टूडेंट्स। तो ये तो तीनों ही गलत हैं, यानी कि विषय वस्तु को लिमिट कर दे, सीमित कर दे, कंठस्थीकरण, रोट मेमोराइजेशन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दें, तो ये तो सही बात नहीं है, ये तो सब हमारा नहीं देता है, बल्कि वो कह रहा है कि समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, फोकस टूवर्ड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होना चाहिए, जो हमारा समालोचनात्मक चिंतन है उसके विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि समालोचनात्मक चिंतन है उसको बढ़ावा देने के लिए जो अनुभव जनित अधिगम है उसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन सूचना की अवधारणा, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसके कई सारे लक्ष्य होते हैं, जैसे कि इस नीति का लक्ष्य है कि 2030 का सकल नामांकन अनुपात 100% करना, 5वीं तक की शिक्षा जो है वो मातृभाषा में उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय पर लक्ष्य रखा जाए और भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एकल नियामक की भी परिकल्पना
की गई है। नेक्स्ट है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिलेटेड टू प्रीफर्ड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम शुड बी, यानी कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में जो व्यक्तिगत अंतर हैं उनको अध्यापिका द्वारा किस तरह से संबोधित किया जाना चाहिए। पहला है कि अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में बाधा के रूप में, कंसिडर्स ए हिंड्रेंस टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, गलत हो जाएगा क्योंकि उसने बाधा कह दिया है। यानी कि विद्यार्थियों के जो अधिगम शैलियाँ होती हैं उनके अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं वो अध्यापिका बाधा के रूप में करे। अगर बाधा के रूप में वो करेगी तो बच्चों को कैसे समझा पाएगी, कैसे उनसे सिखा पाएगी, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है कि नकारात्मक पुनर्वलन के द्वारा मिटाए जाने चाहिए, एलिमिनेटेड विद यूज ऑफ निगेटिव रेनफोर्समेंट, गलत, मिटाना नहीं है, वो भी नकारात्मक पुनर्वलन के द्वारा, बिल्कुल गलत है। कि मिटाने की बात कर रहा है वो भी नकारात्मक पुनर्वलन, इसीलिए। थर्ड है कि संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम के रूप में देखना चाहिए, सीन एज ए रिजल्ट ऑफ कॉग्निटिव अबनॉर्मल, और ऑप्शन डी कह रहा है कि उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हों। रेस्पेक्टेड एंड चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी शुड बी अडोप्टेड टू फुलफिल दीज इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। तो सही आंसर यही हमारा हो जाएगा, क्योंकि सबसे अच्छा यही है कि हमें उनकी मान्यता रखते हुए क्या करना चाहिए कि जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है उसको अपनाना चाहिए ताकि उनकी जो व्यक्तिगत जरूरतें हैं वो क्या हो सके, पूरी हो सकें। ठीक है, पुनर्वलन द्वारा मिटाना नहीं चाहिए, असमानता के परिणाम के रूप में भी हमें नहीं देखना चाहिए। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि एक कक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनके चयनित अधिगम शैलियों के व्यक्तिगत जो अंतर हैं उनको अध्यापिका द्वारा उनकी जो मान्यता है उसको रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी जो व्यक्तिगत जरूरतें हैं उनको पूरी हो सकें। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में तब हम संदर्भित किया जाता है जब ये बच्चे की जो आवश्यकताएं होती हैं, रुचियां होती हैं और जो योग्यताएं होती हैं उनको वरीयता देती है। साथ ही जो बाल केंद्रित दृष्टिकोण होता है वो हमेशा बच्चों के सीखने की अपनी रणनीति और कक्षा की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में सोचने के तरीकों को बढ़ावा देने के लिए कई सारे अवसर प्रदान करता है। इन्होंने वैसी सामग्री उपलब्ध कराएंगे, ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएंगे जिससे वो अच्छे से सीख सके। ठीक है, सारी जो हमारी है CDP है, हिंदी इंग्लिश है, मैथ EVS जो कुछ भी है वो सब बच्चों के बारे में ही बात करता है। आप किसी के भी टीचर बनेंगे आपका बच्चा सेंटर में होना चाहिए, ना कि आप सेंटर में होंगे टीचर होकर तौर पे, ना तो आपकी पुस्तकें सेंटर में होंगी, ना तो स्कूल सेंटर में होगा, सिर्फ बच्चा सेंटर में होगा। ठीक है, बच्चे के अनुसार सब कुछ बदला जा सकता है। तो आप याद रखना एक चीज़ हमेशा कि बच्चों के बारे में जो निगेटिव है वो कभी नहीं आएंगे, हमेशा पॉजिटिव पॉइंट ही आएंगे। तो पॉजिटिव को ढूंढ के निकालना है, पर अगर उसने पूछा है कि नहीं है तब आएंगे निगेटिव। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तब आंसर अच्छे से आपको मिलेगा आएंगे। वहीं हम होम एजुकेशन के नाम से रोज़ डेली जो हमारा है टेलीग्राम उस पर नए नए क्विज़ डालते हैं, तो उसको अभी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, डेली शॉर्ट्स देखा कीजिए, सारी प्लेलिस्ट डाल लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अध्यापकों को डेस्क के रूप में तथा शिक्षार्थियों को डेस्क के रूप में अपेक्षित करती है। अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम व्यूज टीचर्स एज डेस्क एंड लर्नर्स एज डेस्क। ऑप्शन ए है कि ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता, नॉलेज डिलीवर्स पैसिव रेसिपेंट ऑफ नॉलेज, गलत, क्योंकि निष्क्रिय कर दिया। हम तो सक्रिय के रूप में देखेंगे भैया, निष्क्रिय के रूप में क्यों देखेंगे, इसीलिए गलत हो गया। सेकंड कह रहा है हमारा कि जानकारी का प्रभुत्वधारी, स्क्रोल अधीनस्थी प्रतियोगी, डोमिनेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सबऑर्डिनेट पार्टिसिपेंट्स, अधीनस्थ। थर्ड कह रहा है कि सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, अच्छा है। चौथा कह रहा है तानाशाह, अज्ञा जीवन जीव, बिल्कुल गलत बात है। मैंने आपको बताया निगेटिव निकालो, निष्क्रिय आ गया, ऑटोमेटिक निगेटिव हो गया, पॉजिटिव होना चाहिए था। अधीनस्थ हो गया, ठीक है, गलत हो गया। तानाशाही हो गया, गलत हो गया। लेकिन इसमें देखो थर्ड वाले में बहुत अच्छा है, सुसाधक यानी फैसिलिटेटर्स, और ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, एक्टिव पार्टिसिपेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि एक प्रगतिशील कक्षा जो है वो अध्यापकों को सुसाधक के रूप में तथा शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी के रूप में क्या करती है, अपेक्षित। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के
के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है जो कि बच्चों की शक्तियों का विकास करता है। प्रगतिशील शिक्षा ये हमें बताती है कि शिक्षा किसके लिए है, बच्चों के लिए है, और बच्चे शिक्षा के लिए नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा बच्चों के लिए होती है, ना कि बच्चे शिक्षा के लिए। इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना होता है कि जिससे बच्चे का बहुत अच्छे से विकास हो सके और कई सारे अवसर उसे पूरे हो सकें। नेक्स्ट है कि जो रियान रिसेंटली लर्नर दैट कुकड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कुक। आफ्टर दैट रियान यूज्ड इट ed for every change to past form such as broken instead of broken. This tendency to apply same rules to everything suggests that children tend to dash their understanding। यानी कि जो रेयान है उसने कुछ दिन पहले जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे जब हम ed लगाते हैं तो उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। तो इस जानकारी को पाने के बाद रेयान ने क्या किया कि एक शब्द का जो हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए अपना तरीका अपनाया और किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का रुझान अपनी सोच की प्रवृत्ति को दर्शाती है। यानी कि आप रियान की जगह पे होते तो आपने क्या सीख लिया, यानी क्या आपने कर लिया कि हर जगह पे ईडी लगाते घूम रहे हैं, तो अपनी सोच को देश की प्रवृत्ति दर्शाती है। ऑप्शन ए कमतर आंकने अंडर एस्टिमेट, ऑप्शन बी आनी थी अति नियमित यानी कि ओवर रेगुलराइज, ऑप्शन सी है प्रतिबंधित यानी कि रेस्ट्रिक्ट, और ऑप्शन डी है द्विभाषिक विलंग्लस। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि द्विभाषिक कर रहा हो प्रतिबंधित कर रहा हो, तो सही आंसर हो जाएगा ओवर रेगुलराइज यानी कि अनियमित। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेयान ने कुछ दिन पहले जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द में अगर हम ईडी लगाएंगे तो वो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो इसको अपने दर्शाने के लिए वो हर एक चीज में ईडी लगा रहा है, तो ये अनियमित की प्रवृत्ति दर्शाता है। ये होती क्या है, ये अनियमित रूप से बदलने वाले शब्द में नियमित परिवर्तन के सिद्धांत के अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एज अ टेक्निक कैन बी यूज्ड टू डेवलप डैश इन चिल्ड्रन। डेज इन चिल्ड्रन यानी कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो विचारा वे इसको एक तकनीक के रूप में बच्चों में डेज विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग अभिसारी सोच, ऑप्शन बी है फंक्शनल फिक्स्डनेस यानी प्रकार्यात्मक स्थिरता, ऑप्शन सी है अपसारी सोच डाइवर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन डी है अनुक्रिया समुच्च रिस्पॉन्स सेट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी सोच। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी विचार व्यस्त को एक तकनीक के रूप में बच्चों में अपसारी सोच विकसित करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में जो अपसारी सोच है उसको विकसित करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन पावर और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का यूज़ करता है, और उस समस्या के समाधान के रूप में हम एक से कई सारे हल को प्रस्तुत करते हैं जिसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। जैसे कि पहला है इसके द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत यानी कि ओपन एंडेड वाला होता है, इसमें सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है और एक पार्श्व चिंतन होता है। नेक्स्ट है इन अ कॉन्स्ट्रक्टिव क्लासरूम अ टीचर शुड यानी रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। पहला है कि सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, ये बच्चों को मानक जो है वो निगेटिव में चला जाएगा। सेकेंड है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। थर्ड है कि सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चे सभी एक ही समान गति से आगे बढ़ें, ये तो सही नहीं है। और चौथा है बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना, उदासीन भी निगेटिव में जाएगा, तो सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को कैसे आके सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छे रूप से क्या करे प्रकट करे। ठीक है, निगेटिव वाले हटाते रहो क्योंकि देखो अपेक्षा करना और उदासीन रहना ये सब तो निगेटिव में जाएगा ना, तो ऑप्शन बी हमारा सबसे अच्छा हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि वह ये सुनिश्चित करे कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सबसे अच्छे तरीके से प्रकट करे। ठीक है, रचनावादी क्रिएटिविटी यही होती है कि छात्र और शिक्षक कैसे बातचीत करते हैं, कक्षा के भीतर शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलन की स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाता है। इसके कई सारे लक्षण आप देख सकते हैं, जैसे कि सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक छात्र और छात्र के बीच
बीच बातचीत समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। छात्र और शिक्षक की जो भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होती हैं तो वो बच्चों के बीच प्रभावित होती हैं। एक रचनावादी कक्षा का जो वातावरण होता है वो बौद्धिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से सुरक्षित होता है। वहीं निर्देशात्मक और मूल्यांकन रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप इन द मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन ए है समस्या को परिभाषित करें, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ऑप्शन बी है समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ऑप्शन सी है प्रासंगिक जानकारी की खोज, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। और ऑप्शन डी है परिकल्पना का निरूपण यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो बताइए कौन सी समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण होता है। तो परिभाषित करना, पहचान करना, खोज करना, निरूपण करना। सबसे पहले होता है कि समस्या की क्या करें, पहचान करें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम ये होती है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या की जाती है, पहचान। जब हम समस्या को जानेंगे तभी तो उसके बारे में बता पाएंगे। तो हमारा जो होता है वो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि समस्या समाधान पद्धति का पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना। समस्या समाधान विधि के द्वारा ही बच्चों में जो तार्किक रूप से सोचने की और निर्णय लेकर किसी समस्या का समाधान करने की योग्यता होती है उसका विकास होता है। इसके कई चरण होते हैं, जैसे कि समस्या की सबसे पहले हम पहचान करेंगे, फिर हम समस्या को विश्लेषण करेंगे, फिर उसके जो मूल कारण होते हैं उनकी तलाश करेंगे, फिर उस समाधान को हम लागू करेंगे, फिर उसके बाद ही तो हमें परिणाम मिलेंगे। तो याद रखना सबसे पहले होता है कोई भी प्रॉब्लम है इसकी पहचान करना, रिकॉग्नाइज करना, फिर उसका विश्लेषण करना, फिर उसके जो मूल कारण होते हैं उनकी तलाश करना, फिर जो समाधान होता है उसको लागू करना, फिर हमारे परिणामों का आकलन करना। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू मोटिवेट स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी द टीचर अडॉप्ट। आपके ऊपर रख कर देखिए, खुद के ऊपर। आप प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं और छात्रों को प्रेरित करना चाहते हैं तो आप कौन सी रणनीति अपनाएंगे। पहला है कि व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेंगे। सारे ऑप्शन छोड़ दो, क्या ऑप्शन कह रहा है, क्या ना कह रहा है, क्या क्वेश्चन। आपको ये देखना है कि आप एक टीचर हैं और आप बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा कराएंगे तो ये अच्छा है कि बेकार है। बताइए, कंपटीशन बढ़ाएंगे आप बच्चों के बीच में, गलत। कभी भी इस बात को बढ़ावा नहीं दिया जाता कि बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा करो। हाँ, उनमें बीच में हम एक दूसरे के बीच कहते हैं कि आप आगे आओ, आप आगे आओ, तो इसका मतलब ये नहीं प्रतिस्पर्धा कराते हैं। ठीक है, हम खेल के माध्यम से उन्हें सिखा सकते हैं ना कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएं। दूसरा है कि प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करें। नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, पुरस्कार दें, उन्हें लालची बनाना चाहते हैं, उन्हें बात बात पे दंड दें तो ये भी गलत होगा, ये भी नेगेटिव में चला जाएगा। थर्ड कह रहा है कि पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड रखें। देखो, अब आपने इस क्वेश्चन को ही देख लिया, तीनों आंसर इतने निगेटिव हैं ये वाले कि पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें, वो भी कठोर मानदंड। लेकिन सबसे अच्छा हमें देखो चौथा मिल गया। हमने पढ़ा नहीं, फिर भी हमें पता है कि चौथा सही है। कैसे? कह रहा है कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार उनके लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका क्या करें, समर्थन करें। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितना अच्छा था कि आप प्राथमिक विद्यालय में प्राइमरी लेवल पे छात्रों को प्रेरित करने के लिए जो है वो उनकी रुचि यानी इंटरेस्ट के अनुसार उनके लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, फिर उसी दिशा में काम करने के लिए उन्हें समर्थन भी दे सकते हैं। इसकी कई सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि छात्रों के जो स्तर होते हैं उसके अनुरूप उनकी चुनौती रखें और समाधान खोजने के लिए सकारात्मक जो प्रतिस्पर्धा होती है उसको अवसर दें। साथ ही छात्रों को उनको अनुभवों से आगे बढ़ने के भी अवसर दें, जो कि उनके एक्सपीरियंस होते हैं उसके आधार पर उनके प्रगति के बारे में व्यक्तिगत फीडबैक भी दे सकते हैं और क्लासरूम में बच्चों की जो भागीदारी होती है उसको सुनिश्चित करने वाली रणनीति अपना सकते हैं। साथ ही जो छात्र होते हैं हमसे सवाल पूछने के लिए उन्हें क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, जब आप क्लासरूम में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे कि आप सवाल पूछो तो फिर वो आप क्या हो जाएंगे, उसमें इंगेज हो जाएंगे क्लासरूम में। ठीक है, बस चुपचाप बैठे रहेंगे तो कैसे हो पाएंगे। नेक्स्ट हमारा असर्शन और रीजन है, अभिकथन और कारण। अभिकथन कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए
और हमारा रीजन कह रहा है किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय जो विचार होते हैं उनका मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशलों में बाधा को डालता है। तो हमें सही विकल्प चुनना है। पहला है कि ए और दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा है कि और दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ये तो सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा ये और दोनों गलत है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। सबसे पहले तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा होता है। फिर देखना है कि इसमें से पहला और दूसरा अगर सही है तो फिर आप ये और दोनों सही है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये दोनों तो अपने आप गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें आर गलत है और आर दोनों गलत है ये कह दिया गया है। फिर आपको ये देखना है कि व्याख्या सही कर रहा है या नहीं। सही व्याख्या करता है तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, नहीं कर रहा है तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको ये पता है कि पहला सही और दूसरा गलत है तो ऑटोमेटिक ये आंसर निकल आएगा। अगर आपको पता है कि दोनों गलत है तो ऑटोमेटिक ये आंसर निकल आएगा। ठीक है। आपको पता है कि दोनों सही है व्याख्या भी सही हो रही है तो ये वाला होगा। आपको पता है कि दोनों सही है पर व्याख्या सही नहीं हो रही तो ये वाला हो जाएगा। मतलब बहुत ईजी, इतना हार्ड नहीं होता, बस क्वेश्चन के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है कि क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की जो भावात्मक खुशहाली होती है उसको सुनिश्चित करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है उसके साथ में विद्यालय में विद्यार्थियों की जो भावनात्मक है, जो इमोशनल है, हैप्पीनेस, उसको सुनिश्चित करना चाहिए। भाई क्यों नहीं करना चाहिए। वही हमारा रीजन कह रहा है कि किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशलों में बाधा डालता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी प्रॉब्लम को जब हम सोल्व करते हैं, जब बहुत ज़्यादा विचार होते हैं, उसका मौखिकीकरण हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या डालता है, बाधा डालता है। तो दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल हमारे दोनों सही हैं। तो ये और ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल सही है लेकिन उसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है। दोनों में व्याख्या में कोई मतलब ही नहीं पता चल रहा है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा और ये गलत। ठीक है। इसी तरह से आपको भी ये क्वेश्चन हल करने हैं। देखो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन हल होंगे। और ऐसा कीजिए स्किप करते हैं तो स्किप आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि कई सारे क्वेश्चन पूछता है सीटेट में। एक्सप्लेनेशंस है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को जो विद्यार्थी हैं उनकी जो भावात्मक खुशहाली है उसको सुनिश्चित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बना सकें। विद्यालयों को हमें ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ छात्र निसंकोच यानी बिना डरे आए अपनी भावनाओं से निपटना सीख सकें। साथ ही भावनात्मक विकास छात्रों को उनके साथियों और शिक्षकों के बीच जो सकारात्मक बातचीत होती है विचारों और भावनाओं के सबसे प्रभावी तरीके में व्यक्त करने में भी सहायता करता है। इसलिए ये कथन है तो सही है। लेकिन किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारकों का जो मौखिकीकरण है वो समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। क्योंकि समस्या समाधान कौशल क्या करता है कि बालकों को अप्रत्याशित परिस्थिति या काम पर कठिन चुनौतियों को सक्षम बनाता है संभालने में। तो आर भी सही है लेकिन व्याख्या में नहीं कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। बहुत ईजी है, हमसे पूछा है नहीं। और किस में नहीं है, योगदान नहीं देता है सकारात्मक रूप से अधिगम की प्रक्रिया में। पहला है कुपोषण, दूसरा है समकक्षियों के साथ सहयोग, तीसरा है अपसारी चिंतन, चौथा है चर्चाएं। बिना पढ़े भी आंसर इसका दे सकते हैं। नहीं पूछा है कुपोषण ही हो जाएगा। क्यों? कुपोषण कैसे योगदान देगा? हाँ, नहीं पूछा है तो कुपोषण को योगदान देता ही नहीं है। तो ये सही है। समकक्षियों के साथ जब हम सहयोग करेंगे तो योगदान देगा, अपसारी सोच भी देगी और चर्चाएं भी देंगी। अगर पूछा होता कौन सा देता है तो ये तीनों सही हो जाते। ये गलत हमारा इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। ठीक है। हमारा एक्सप्लेनेशन है कि कुपोषण एक स्वास्थ्य स्थिति होती है जो कि पोषक तत्व की कमी के कारण होती है। कुपोषण क्या होता है? कुपोषण, कु मतलब बुरा, पोषण मतलब पोषण। बुरा पोषण यानी कि जब हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कुपोषण हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए भोजन हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। कुपोषण अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता बल्कि निगेटिव रूप से हमारे शरीर को इफेक्ट करता है और हम अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाते। यदि कुपोषण प्रारंभिक वर्षों में होता है तो बालक के मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास प्रभावित होता है। यदि बाद में होता है तो ये अधिगम की क्षमताओं को प्रभावित करता है। बच्चा क्या होता है? पीड़ित से जो बच्चा होता है वो उदास रहने लगता है, परेशान रहने लगता है, चिड़चिड़ा और अप्रत्याशित हो जाता है। ठीक है।
स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि 3 फरवरी 2023 को हुआ था। इससे पहले हमने 6 फरवरी 2023 का 4 फरवरी 2023 का पेपर डाल दिया है। ना देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम जूनियर लेवल का भी कराते हैं, वो भी देखा कीजिएगा। हमारा प्राइमरी लेवल 1 to 5 का है और वो हमारा जूनियर लेवल 6 to 8 का है। ठीक है, साथ ही आप हमें होम एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।